हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सुविद्रा क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था दो चर वाले लीनियर इक्वेशन के बारे में चर्चा चालू की थी। पिछले वीडियो में एक वीडियो आ चुका है, दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैं जो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं पढ़े हैं और अगर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो प्लेलिस्ट पे जा करके सारे वीडियो देख सकते हो। तो हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th की एक्सरसाइज 2 से एक्सरसाइज 1 से चालू करेंगे, जो तुम्हारा बदला हुआ सिलेबस है उसके अनुसार से। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म हैं उनके बारे में जो उसका इंट्रोडक्शन होता है वो मैंने बताया था, कैसे क्या होता है, उसके हल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हल। कोई बोलता है कि ये इस समीकरण के हल हैं, तो वो क्या है क्या नहीं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी। किस समीकरण के बहुत सारे हल हैं, किसका सिर्फ एक हल और किसका कोई हल नहीं, उसके बारे में भी चर्चा की थी। और ये चीज़ें अगर समीकरण दे दिया जाए तो तुम इन चीज़ों को कैसे पता करोगे कि इसके बहुत सारे हल हैं, उन सब के बारे में चर्चा मैं इसके पहले वाली क्लास में कर चुका हूँ। आज डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, उसके पहले थोड़ा सा डीप जो पिछला पढ़ा था उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। हमने ये चीज़ें लिख रखी हैं आपके सामने, क्वेश्चन भी लिख रखा और ये चीज़ें भी इतनी लिख रखी हैं। इसमें क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये रिलेशन देखो, तीन रिलेशन बनते हैं, तीन रिलेशन ही क्यों बनते हैं उसका मतलब समझो। या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से, एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करेंगी, या तो लाइन ऐसे पैरेलल जाएंगी, यानी कि कभी भी एक दूसरे को ना काटेंगी ना ही स्पर्श करेंगे, मतलब उनसे दूर दूर रहेंगी। और एक देखो, अगर लाइन पैरेलल है तो ही वो लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ठीक। अगर लाइन जैसे कि तुमसे कह दिया जाए कि सपोज दैट एक लाइन ये खींच दी गई, एक लाइन ये खींच दी गई, तुमसे कह दिया जाए क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही, तो देख करके तुमको ये लगेगा कि नहीं ये लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये लाइन एक दूसरे को काट रही है। कैसे? देखो यहाँ पर, देखो इन लाइनों के बीच में गैप कैसा हो, यहाँ पर धीरे धीरे देखो ऐसे जैसे जा रहे हैं इनके बीच का गैप घटता जा रहा है, यानी कि ये लाइन इस तरह से चलती चली जाएगी, ऐसे इसको बढ़ाते रहो इस तरह से, ये लाइन ऐसी जाएगी और इसको ऐसे बढ़ाते रहो। एक टाइम आएगा जब ये लाइन एक दूसरे को काटेंगी। सिर्फ यहाँ से, जैसे ये ए बी दे दिया तुमको, चीजें समझना यहाँ से, और इसको सी डी दे दिएगा। एडी और जब तुम्हें सी डी और ए बी दिया गया था सिर्फ इतनी, तो यहाँ से देखने से ये लग रहा है कि ये लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही, लेकिन ये लाइन एक दूसरे को जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो इससे स्पष्ट होता है कि नहीं ये लाइनें जो दोनों लाइन दी गई ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक। अब दूसरी लाइन मैंने खींची, एक ये और दूसरी ये, मैंने कहा ये, तो देखो ये लाइनें क्या है, इनमें गैप कहीं भी, जितना गैप यहाँ पर है उतना यहाँ पर, उतना यहाँ पर, यानी कि इनके बीच में गैप लाइन को आगे भी बढ़ाते चले जाओ तब भी गैप यही रहेगा, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो सेम है, दूरी कभी कम नहीं होगी। तो ऐसी लाइन होती है समांतर लाइन। ऐसी लाइन क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत क्या, ये जो होती है ट्रांसवर्सल दूरी होती है, जैसे ये खींच दी है, ये ट्रांसवर्सल दूरी है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा दूरी कैसी? लंबवत, यानी कि इन लाइन, इस लाइन और इस लाइन को अगर कोई रेखा मिला है तो वो रेखा इन दोनों लाइन के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाए ऐसे, तो ये लंबवत दूरी होती है। तो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी, लंबवत दूरी होती है वो हमेशा इक्वल रहती है, यानी कि वो कभी भी एक दूसरे को मिलेगी नहीं, जैसे कि रेलवे ट्रैक, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेना। तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, लेकिन अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो वो एक दूसरे को जरूर काटेंगे। ये दो कंडीशन हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, ये तीसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये देखो, अगर लाइन ऐसी है, मैंने कह दिया, मैंने ये तीसरी कंडीशन ले, दूसरी कंडीशन ले लो, मैंने कह दिया कि एक लाइन तो ये है, ठीक, ए बी, एक लाइन ये भी हो गई। दूसरी लाइन के लिए मैंने क्या कहा, इसी के जस्ट ऊपर इस तरह से लाइन मैंने खींच दी, ये डॉट लाइन से दिख रही है तुमको, ये सी डी, यानी कि एक लाइन थी ऐसे, उसके ऊपर मैंने दूसरी लाइन खींची। आप सपोज दैट ऐसे करो कि ये लाइन है, इसके ऊपर खींची, तो ये जो लाइनें होती है संपाती लाइन होती हैं, यानी कि एक दूसरे के टच में ही रहती हैं। जब ऐसी लाइन होती है
तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये इंटरसेक्ट लाइन ये। अब इन चीजों को इस पे देखो, जो ये चीजें लिखी है वही चीजें मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये तुम्हारे मैथमेटिकल सिस्टम में लिखी हुई है और ये चीजें तुम्हारे ड्राइंग के तौर पे लिख दी, सामने से बता दी कैसा होता है। तो ये जो कंडीशन होती है पहले वाली है, यानी कि जो तुम्हें इक्वेशन दिया जाता है वो तुम्हें दिया जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण, चूंकि युग्म की बात करें तो दो, ठीक, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, युग्म मतलब दो, तो हमने दो समीकरण ले लिए, एक ये और एक ये। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस रूप में समीकरण लिखा मिलेगा, जहाँ x और y ये तो रहेंगे ही रहेंगे, देखो x है और y है, ठीक, ये प्लस रहने चाहिए, सारी वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक, यानी कि इक्वल के उधर 0 रहना चाहिए, इस तरफ की सारी वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, ये इस तरह का होता है। तो ये समीकरण इस रूप में लिखे जाते हैं। तो a1 और a2 क्या होते हैं, ये x के गुणांक होते हैं, b1 b2 क्या होते हैं, ये y के गुणांक होते हैं, और c1 c2 क्या होते हैं, ये अचर पद होता है, जो यहाँ पर 8 और 9 दिया गया है, ये c की वैल्यू है, ठीक, सारी की सारी वैल्यू कैसी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। अब देखो जो ये समीकरण है वो इसको डिनोट करता है, यानी कि अगर ये दो समीकरण दिए गए और इनका अगर हम रेशियो निकालें, यानी कि a1/a2 निकालें और b1/b2 निकालें, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो रेखाएं ऐसी होगी, यानी कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। एक हल का मतलब क्या है, वो सिर्फ एक पॉइंट पर ही काटेंगी, जैसे ये ई पे काट रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका यूनिक हल है। यूनिक मतलब सिर्फ एक हल है, मतलब सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट आएगा, एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू ऐसी आएगी जो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसको भी सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया, फिर भी समझ लो ब्रीफ में। सेटिस्फाई मतलब होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू अगर इस समीकरण में रख दी जाए तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जाएंगे, इसमें रख दो तो एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएगा। अगर एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इस समीकरण में रखने पर भी 0 आ जाए, उसी वैल्यू को इस समीकरण में रख दो तो 0 हो जाए, इसका मतलब वो क्या है, वो एक्स और वाई इन दोनों समीकरण के हल हैं। पता है समझ, ये क्या है, यानी कि हमने a1 निकाला, a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला और c1/c2 निकाला। अगर ये आपस में सारे के सारे बराबर हैं, ठीक, तो वो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब क्या होंगी कि वो रेखाएं एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर लेटी हुई होंगी, चिपकी हुई होंगी आकर के ना, यानी उनके दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा मित्रता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो संपाती, यानी कि सारे के सारे गुण उनमें बराबर हैं, सारे गुण बराबर, इसका मतलब कैसे, बहुत प्यार से रहती हैं, ठीक। अगर एक गुण मिल रहा है यानी कि वो कहीं ना कहीं जाकर एक जगह मिलती है बस। दूसरी बात, अगर एक भी गुण, सपोज दैट ऐसे कर लो, हमने a1/a2 निकाला, इसका b1/b2 निकाला, इसका c1/c2 निकाला, हमने देखा कि पहला तो मिल रहा है लेकिन तीसरे की वैल्यू अलग है। अगर ऐसी है तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं होगी, और जब रेखाएं समांतर है वो कभी मिल ही नहीं रही, ये भी तो इसको भी मिलना ही कहते हैं, ये भी मिल रहे हैं ये भी मिल रहे हैं, बस ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये बहुत सारे पॉइंट पे मिल रहे हैं, जितने पॉइंट तुम सोच सकते हो उतने पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक। तो ये होती है संपाती, ठीक, जो ये होती है समांतर, यानी कि अगर ये रिलेशन बन रहा है तो वो रेखाएं कभी भी एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं, ठीक, यानी कि वो रेखाएं पैरेलल होंगी, मिलेगी नहीं तो पैरेलल होंगी। तो ये तीसरी कंडीशन होती है। तो ये क्या होता है, इसका सिर्फ एक हल है, सिर्फ एक हल, यानी कि ये है संगत। सब क्या हल कैसा, संगत बोलते हैं इसको। ये क्या है, कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो इसको बोलते हैं असंगत, ठीक, इसको संगत बोलते हैं। ये क्या, इसके भी बहुत सारे हल हैं, जब हल है तो ये भी संगत है, लेकिन कैसा, संगत है, इसके बहुत सारे हल हैं, इसमें क्या बहुत हल है, बहुत हल है या अपरिमित हल है, अपरिमित हल है, ठीक, तुम सोच नहीं सकते इतने हल हैं। ये संगत है लेकिन कैसे, आश्रित। अब चीजें आश्रित का समझ लो, वही तुम चाहते हो, आश्रित संगत है, ठीक, लेकिन तुम संगत समझ के चलो। तो अगर हल रेखाएं समांतर, अगर ये कंडीशन बन रही है तो असंगत, यानी कोई हल नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन बन रहे हैं इसका मतलब हल है, इसमें सिर्फ एक हल होता है, इसमें बहुत सारे हल होते हैं, ये भी संगत है ये भी संगत है। ये संगत कैसा होता है, ये आश्रित संगत होता है। आश्रित संगत होता है कि एक्स और वाई एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, अगर एक्स का मान बदलेगा तो वाई का मान भी बदलेगा,
ठीक, या y का मान बदलेगा तो x का मान बदलेगा, इसलिए इसको आश्रित बोल देते हैं। और यहाँ सिर्फ एक हल है तो कुछ बदलने वाली बात है ही नहीं, सिर्फ एक ही ऐसा हल होगा जिसपे x y रखने पर समीकरण दोनों तरफ के कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हल हो जाते हैं, तो अगर बहुत सारे हल है तो x के मान जैसे बदलेगा वैसे y का भी मान बदल जाएगा। ठीक, तो ये चीजें थी, तो तुम्हें आशा करता हूँ ये चीज फिर से तुम्हें बता दी, एक बार समझ गए होगे। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो संगत क्या होता है वो भी समझ गए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। नहीं पढ़ा तो इसके पहले वाला वीडियो जो पढ़ा है वो देख लेना जा करके। ठीक, और आप लोग हाँ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो वीडियो को। ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये एक रेशियो होता है। रेशियो को ऐसे लिखा जाता है कि तुलना करके ज्ञात कीजिए कि जो समीकरण दिए गए हैं ये प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। सिर्फ तीन कंडीशन होती है समीकरण की, सब हमेशा तीन कंडीशन होती है। अब इसमें कहा कि निम्नलिखित ये लाइन को समांतर जो रेखाएं हैं, रेखा का समीकरण है ना, युग्म निरूपित रेखाएं। रेखाएं क्यों? क्योंकि x और y की पावर अगर एक है तो वो रेखा को ही डिनोट करेंगे, यानी कि वो जो समीकरण होते हैं वो एक रेखा को ही बताते हैं। अगर इनसे ग्राफ खींचोगे तो एक सीधी रेखा ही आएगी। ठीक, चलो हाँ पहला क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहे जो उसमें ग्राफ वाला है, उसको ये इसके सारे क्वेश्चन बताने के बाद फिर ग्राफ वाला बता देंगे। ठीक, एक दिन का काम रहेगा उसको बता देंगे, इसके ग्राफ वाले को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलो, उसने कहा है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती। तीन कंडीशन है, कौन कौन सी? प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर, प्रतिच्छेद हमेशा एक ही बिंदु पर होता है। ठीक, या तो समांतर है अथवा समपाती है, वो मैंने बता दी। अगर रिलेशन ये आ रहा है तो प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होगा ये रेखाएं अगर ग्राफ खींचोगे तो वो इस तरह से कैसे आएंगी। ठीक, मैन्युअल का मतलब होता है एक रेखाएं एक दूसरे को ऊपर जाएंगी इस तरह से, और कोई हल का मतलब होता है रेखाएं ऐसी होंगी अगर ग्राफ पे खींचोगे। ठीक, तो देख लेते हैं। तो हम पहले इसको लेते हैं, इसका निकालो A1 A2 निकालोगे तो 5/7 आएगा। ठीक, पहले समीकरण का ये A1 ये A2। ठीक, यहां से निकालो। अब हमने निकाला B1/B2। देखो B1 की वैल्यू कितनी? -4। मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसमें तुमने देखा होगा कि सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर यहाँ पे निगेटिव यानी कि B1 की वैल्यू हुई -4। ठीक, और इसकी वैल्यू है 6, है कि नहीं? तो देखो C को निकालने की जरूरत ही नहीं। C हम कब निकालते हैं? अगर पहले से देखो बराबर नहीं है A1 A2 तो C नहीं निकालना है। अगर ये दोनों बराबर होते तो C निकालने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये 1/7 ये 5/7 आया और ये आया -4। यहाँ से मैं क्या बोला कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसे दिए गए समीकरण का सिर्फ एक हल है। एक हल आता दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी यानी इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, या तो लिख दो प्रतिच्छेद करती, तब भी वही बात, प्रतिच्छेद करती हैं ऐसी रेखा, या वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक, हमें से उसने क्या हमें रिलेशन करके पता करना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं, या ये अगर रिलेशन आता तो संपाती हैं, अगर ये रिलेशन आता है तो समांतर है। समांतर है तो कोई भी हल नहीं है ये चीज। ठीक, अगर रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं होता। अब इसमें देखो यहां से निकालो, यहां से निकालो A1/A2। A1 A2 वैल्यू रखो 9/18। ठीक, एक वैल्यू ये और A2 वैल्यू ये रखो, यानी कि 1/2। अब इसके आगे 1/2 मत लिखना, तुम लोग क्या करते हो ऐसे लिखा फिर इसके आगे वैल्यू नहीं, तुम्हें बराबर के सामने ही बराबर लेके चलना है। अब यहाँ से B1, अब देखो यहाँ से रखो B1/B2,
b1/b2 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3/6। तो 3/6 का मतलब क्या है 1/2 हुआ ना, 3 दूनी 6 1/2। अब यहाँ से निकाला मैंने C1/C2, तो ये दोनों वैल्यू बराबर दिख गई ना, C1/C2 निकालिए। C1/C2 लिखोगे तो 12/24 बराबर 1/2। तुमने यहाँ से क्या देखा कि A1/A2 सबकी वैल्यू बराबर है, इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये आ गई ना कंडीशन। अतः रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं, अनेक हल हैं, ये चीज हो गई। ठीक, संपाती तो अनेक हल, बस यही तुम्हारा आंसर होगा। तुमसे यही पूछ रहा था, समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। वो प्रतिच्छेद कर रही है कि समांतर है कि संपाती हैं। अगर ये रिलेशन आता तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये रिलेशन आता तो संपाती है, और ये रिलेशन आता तो समांतर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर ये देखो, इसको मिटाते हैं। अब इसको देख लो, इसमें क्या लिखा है, हम निकालते हैं कि A1/A2 अगर निकालोगे तो आएगा 6/2, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, 6/2, और इसका मतलब क्या होगा 3, यानी कि 3/1 हो गया एक तरह से। ठीक, ये ऐसे लिख लो 3/1। ठीक, इसी तरह से B1/B2 जब निकाला तो -3 और -1, यानी ये भी 3/1 हो गया, निगेटिव वैल्यू है ना तो माइनस ले लिया। इसके बाद C1/C2 निकालते हैं। जब C1/C2 निकालेंगे तो आएगा 10/9, आएगा ना, ये पॉजिटिव 10/9। तो यहाँ से तुमने क्या देखा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये दोनों तो वैल्यू बराबर है, A1/A2 की 3/1 है, इसकी 3/1, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो इसकी वैल्यू 10/9, तो कौन से रिलेशन है ये देखो, A1/A2 तो बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखोगे, अतः रेखाएं समांतर हैं, और जब समांतर हैं तो इसका मतलब क्या, कोई हल नहीं है। तुमसे एक से पूछ रहा था कैसे है समांतर, बस इतना ही लिखना था, मैं तुम्हें समझाने बता रहा हूँ कि समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो ये चीजें हैं तुम्हारे सामने। तो आशा करता हूँ कि ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी कि हम कैसे पता करते हैं कि समांतर है क्या नहीं। अगर इसी में तुमसे कह जाता कौन संगत है कौन असंगत है, तो देखो ये अगर ये रिलेशन है तो संगत है, ये रिलेशन आता तो संगत होगा, अगर ये रिलेशन आता तो भी संगत होगा, और अगर ये रिलेशन आता तो असंगत होगा। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये सारे कैसे हैं, संगत है, ये असंगत है। ठीक, अगर हल नहीं है तो असंगत, अगर हल है तो संगत। तो इन दोनों में हल होता है, इनमें हल नहीं होता। कोई मतलब ऐसी रेखाएं या ऐसा इक्वेशन कि जिसमें x और y तुम नहीं निकाल सकते हो, ठीक, वो असंगत है, कोई हल नहीं है, यानी वो दोनों एक दूसरे से कभी मिलेंगे ही नहीं, उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो ये है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो समीकरण दिए गए इसमें तुम्हें ये बताना कि कौन से समीकरण संगत है और कौन से असंगत है। 3 क्वेश्चन मैंने ले लिए, तीसरे का पहला है, तीसरा और चौथा है, ये 3 क्वेश्चन। तुम्हें इसमें ये बताना कि कौन से संगत है कौन से असंगत है। ठीक है, कुछ नहीं, जैसे इसके पहले लगाया था सेम टू सेम वही करना है। तो देखो फिर एक बार समझ लेना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है, यहाँ से चीजें फिर एक बार समझना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये होता है मानक। ठीक, जो समीकरण तुम्हारे ये दिए होंगे वो इसी फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि बराबर उधर 0 होना चाहिए। ठीक, अगर 0 नहीं तो उधर वाली वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि इधर अगर पॉजिटिव तो उधर निगेटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू उधर जाएगी नेगेटिव हो जाए। तो ये चीज तुम्हें रखना कि बराबर की सारी वैल्यू इधर होनी चाहिए उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब इसमें देखो, अब देखो इसको तुम देखो, इसको हल करो। तुम्हें संगत और असंगत पता करना है। क्या पता करना है, संगत और असंगत पता करना है। तो संगत क्या होते हैं, अगर ये रिलेशन तो संगत वही चीजें हैं, हल अगर है तो संगत है, हल नहीं है तो असंगत है। अगर हल
बहुत सारे हैं तो भी संगत है, लेकिन कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, यानी आश्रित होते हैं। आश्रित कैसे कि x और y की वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू समय 4 है, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 नहीं रहेगी, कुछ बदल जाएगी, ठीक। यानी x बदलेगा तो y बदलेगा, इसका मतलब आश्रित संगत बोलते हैं। तो चलो यहाँ देखते हैं, हमें निकालना वही है सारा का सारा। क्या निकालना है, a1/a2 निकालेंगे पहले, ठीक। a1/a2 यानी कि x के कोफिशिएंट 3/2 ये आया। इसके बाद हमने निकाला b1/b2, b1/b2 निकालेंगे तो होगा 2 ये माइनस की वैल्यू है ना, -3, ठीक। तो ये आएगा -2/3, ठीक। इसके बाद निकाला हमने c1/c2। अब यहाँ चीज गौर करना, हमारा जो RHS है उधर 0 होता है, उसके बराबर की एक तरफ सारी वैल्यू होती है, लेकिन ये वैल्यू बराबर के उधर है, तो जब इधर आ गई तो निगेटिव हो जाएगी, यानी कि -5/-7 होगी नहीं होगी। देखो अगर इधर हम 0 करें तो 5 को इधर लेके आएंगे, इसी तरह 7 को इधर लेंगे, अगर ये वैल्यू इधर पॉजिटिव हुई तो इधर आएगी तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि हमें समीकरण इस फॉर्म में मिलना चाहिए, यानी बराबर के एक तरफ सारी वैल्यू होनी चाहिए और बराबर के दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, चीजें यहाँ से कुछ समझ में आई तुम्हें, समझ में। अब तुमने देखा कि यहाँ से क्या मैंने निकाला कि a1/a2 3/2 और ये -2/3, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर तो है नहीं, तो b1/b2 क्या ये वैल्यू बराबर नहीं, तो यही रख दी। अब देखो जब तुम्हारी ये दो चीजें बराबर आ गई, तुम्हें यहीं से मिल गया, तुम्हें c1/c2 से कोई मतलब नहीं है। अगर दो पहले वैल्यू तुमने a1/a2 b1/b2 निकाला तो देखो ये रिलेशन है, अगर ये रिलेशन आता है तो इसके क्या है, अतः समीकरण युग्म संगत है, अर्थात समीकरण युग्म, युग्म क्यों, क्योंकि दो है, समीकरण युग्म का सिर्फ एक हल है, सिर्फ एक हल है। ये तुम अगर इतना लिखोगे तो समीकरण युग्म संगत है, हल है तो संगत है। अगर ये रिलेशन आ रहा तो मैंने लिख रखा था वो संगत है, तो यहाँ से यही रिलेशन आया, हमें सी से कोई मतलब नहीं है, चाहो तो उसको निकालो या ना निकालो। पहले से अगर ये चीजें ऐसी हो गई दोनों बराबर नहीं तो तीसरे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें यहीं से रिलेशन मिल जाता है। अगर a1/a2 देखो फिर जब बराबर होते हैं तो फिर हम ये निकालते हैं, अगर ये बराबर है तो ये बन जाएगा, नहीं बराबर तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हल निकालो, ठीक। यहाँ से निकालोगे तो a1/a2 बराबर आएगा 3/2 और बटे 9, आएगा नहीं आएगा, ये x की वैल्यू 3/2 और ये मेन लाइन और ये, तो यहाँ से करोगे तो होगा 3/2 गुणा ये 9, 3/2 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था अगर लिखा है 1/2 और फिर बटे 3/2 लिखा है तो ये नीचे भी पलट जाती है, यानी कि 1/2 गुणा 2/3। तो अगर यहाँ करेंगे ये 9 है, तो अगर इसके नीचे 1 ऐसे मानोगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 9 नीचे रहेगा, तो ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये 3 तरह का 9 यानी कि 1/6। इसी तरह से हम निकालेंगे b1/b2, b1/b2 निकालोगे तो आएगा 5/3 और बटे माइनस का 10, ये करोगे तो 5/3 और माइनस का 10 गुणा रहेगा, तो ये 5 दूनी 10 यानी कि हो जाएगा माइनस का 1/6, होगा नहीं होगा, नेगेटिव है ना ये वैल्यू। तो देखो यहाँ से तुम्हें ये पता चला कि ये वैल्यू 1/6 है, लेकिन ये माइनस का 1/6 है। बोलो तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं बराबर है, माइनस ही है। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा, माइनस है। चलो जब यहाँ से तुम्हें माइनस दिख गया, ये प्लस है, इसका मतलब क्या है, यहीं से देख लो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। ये 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है, बराबर नहीं, ये धनात्मक वैल्यू ये ऋणात्मक वैल्यू, इसलिए बराबर नहीं है। अतः समीकरण युग्म संगत है, कैसे संगत है, यही आंसर होगा। कितनी बार समझ में, हमें यहाँ इसको सी की निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि यहीं से चीजें कैसी हैं बराबर नहीं, तो ये चीजें यहीं से आ जाती। दूसरा बराबर है नहीं वो मैटर नहीं करता, देख लो यहाँ से तुमने देखा
पहला अगर बराबर नहीं तो यही बन जाता है। अगर A1 A2 B1 B2 बराबर है तो हम आगे निकालने की कोशिश करते हैं। अगर C1 C2 इसके तीनों बराबर हो गए तो ये, अगर ये तो दो बराबर ये बराबर नहीं तो ये चीजें बन जाती हैं। इतनी समझ। चलो अब क्वेश्चन नंबर ये देखो, संगत असंगत की बातें हो रही हैं। यहाँ से निकालो हल, यहाँ से निकालो तो A1/A2 बराबर होगा 5/-10, यानी कि ये हो गया -1/2। इतनी बात समझ में। चलो इसी तरह से हम निकालें B1 B2, ये निकालोगे तो -3/6, तो ये कितना आ गया, ये हो जाएगा -1/2। देखो अब ये भी -1/2, ये भी -1/2। अब हम C1/C2 निकालेंगे, तो अब निकालेंगे C1/C2, तो देखो -11 और +22 हो जाएगा। क्यों, तुम बोलोगे सर यहाँ तो 11 लिखा है, तो तुमने -11 लिखा, यहाँ -22 तो तुमने 22 लिखा। अरे भाई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें सारी वैल्यू बराबर के एक तरफ रखनी है। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था वो बराबर 0 होता है समीकरण, तो ये वैल्यू हम इधर लेके आएंगे, तो इधर अगर धनात्मक वैल्यू तो इधर आएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी। इसी तरह ये ऋणात्मक हो तो इधर धनात्मक हो जाएगी। फिर हमने इसको ऋणात्मक ले लिया, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू ये ले ली, तो ये बराबर होगा -1/2। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से C1/C2 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सारी की सारी कंडीशन बना। अगर ये कंडीशन है तो वैल्यू कितने अनेक हल है, कितने हल है, अनेक हल है, यानी कि अतः समीकरण युग्म संगत हैं। और कैसे हल, कैसे बहुत सारे हल हैं, ये बना तो बहुत सारे हल, मैंने सोल्यूशन, ये चीजें मैं डिटेल से इसके पहले वाले वीडियो में तुम लोगों को बता रखी है। अब इसी तरह से अगर ये बराबर, ये सपोज दैट ये बराबर ना आता तो ये कंडीशन बनती, अगर ये कंडीशन बन रही तो उसके कैसे होंगे, असंगत होंगे, अगर ये वाली कंडीशन बन रही है। ठीक, चलो तो आशा करता हूँ ये चीज तुम लोगों को समझ में आई होगी यहाँ तक। अब इसके आगे देखते हैं। आयताकार बाग का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये इस तरह से है तुम्हारा। देखो परिमाप, किसी चीज का परिमाप मतलब क्या होता है कि परि मतलब बाहरी और माप मतलब माप। जैसे ये सपोज दैट ये आयत है, अब इसका परिमाप निकालना है तुम्हें, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। परिमाप निकालना मतलब कि ये यहाँ से AB की लंबाई जोड़ लो, अगर इसको मैंने x मान लिया तो ये भी x होगी, ये y मान लिया तो ये भी y हो जाएगी। ठीक, क्योंकि आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती, तो परिमाप इसका क्या होगा, इसका परिमाप होगा, सारी भुजाओं को जोड़ो तो x यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये कितनी है x, ये कितनी है y, ये कितनी है x, ये कितनी है y, तो 2x प्लस 2y, दो कॉमन कर लिया ना तो होगा x प्लस वाई, और यहाँ पर दो, x क्या है लंबाई और y क्या है चौड़ाई। तो ये होता है, यानी सारी भुजाओं का योग, दो कॉमन हो जाए, क्योंकि दो दो जो चीजें, दो लंबाई भी दो और चौड़ाई भी दो, इसलिए ये कॉमन हो गए, तो वही चीज यहाँ रख दी मैंने। तो ये दो इधर है गुणा में, तो उधर हो जाएगा भाग में। पहले इसको देखो, ये आएगा x प्लस 4, लंबाई कितनी है x प्लस 4 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है x, और ये 36, यहाँ गुणा में है तो यहाँ आएगा भाग में, तो ये आया 18, ये होगा 2x माइनस का 4। ठीक, इसको इसको जोड़ा 2x, और ये प्लस में इधर था तो उधर जाएगा माइनस में, तो ये x बराबर कितना हो गया 14/2 है। तो ये x बराबर कितना हुआ, ये x बराबर होगा 7, ये तो x आ गया, इसलिए ये क्या है, इसकी लंबाई है। ठीक, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, इसलिए चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई x है, हाँ ये चौड़ाई आई तुम्हारी, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगी x प्लस 4, यानी कि 7 प्लस 4 बराबर 11 मीटर। ठीक, तो आंसर में तुमको क्या लिखना है, ये चीजें मिटा रहा हूँ समझाने के लिए तुमको लिखा था। देखो अब इन पे कितना आएगा, बाग की लंबाई बराबर 11 मीटर और चौड़ाई बराबर 7 मीटर, यही तुम्हारा आंसर हो गया।
ठीक, तो आशा करता हूँ ये चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी। लिखा कि एक रैखिक समीकरण तुमको दिया गया है, ठीक, अब दूसरा तुम्हें ज्ञात करना है। एक दे दिया गया, दूसरा तुम्हें निकालना है, और ऐसा निकालो कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं बने, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं तीनों उसमें आ जाए। यानी कि तुम्हें ये 3 क्वेश्चन दे दिए गए हैं कि एक समीकरण तो फिक्स कर दिया गया 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण नंबर 1 दे दिया गया, ठीक। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन, और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, और ये तीसरा क्वेश्चन, यहाँ से ये दूसरा और ये मान लो तीसरा क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन तुम्हें निकालने हैं यहाँ से। चलो कुछ नहीं, सिर्फ एक एक समीकरण लिखना है। कैसे लिखना है देखो, कुछ नहीं लगाना है इसमें, कोई तुम्हारा कोई तुमको बहुत सारा हल करना, सिर्फ रैंडमली एक इक्वेशन लिख देनी अपने मन से जो इन चीजों को फॉलो कर जाए। क्यों, पहला तुम्हें कौन सा रेखा है, प्रतिच्छेद करती है। कैसी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, प्रतिच्छेद करें। दूसरे में क्या है, दूसरे में समांतर रेखा है, और इसमें क्या है, संपाती रेखा है। बस कुछ नहीं तुम्हें करना, बस ये देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से तुम सारे अभी तक जो भी पढ़ा वो चीज को अगर ये करना सीख गए तो तुम्हारी ये चीजें सारी की सारी तुम्हें याद हो गई। अगर तुमने इसको अपने मन से लगा लिया, 1-2 क्वेश्चन इस तरह के अपने मन से लगाए, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे से याद है। तुम्हें इसको रटा नहीं, तुमने इसको अच्छे से समझा है। अगर ये लगा लिया तो इसका मतलब ये सारी चीजें समझ चुके हो तुम। कैसे देखो, उसने कहा है कि एक समीकरण तुमको यही लेके चलना है, और दूसरा समीकरण, एक समीकरण तुम्हें यहाँ निकालना है, एक यहाँ निकालना और एक यहाँ निकालना, 3 समीकरण अलग अलग निकलेंगे। तो इसको देखकर तुम एक ऐसा समीकरण बनाओ जिससे ये चीजें आ जाए। कैसे, प्रतिच्छेद करें, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। c1 से कोई मतलब नहीं हमको, बराबर है तो बराबर, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अब देखो a1 और a2 बराबर नहीं होने चाहिए, तो अगर एक समीकरण ये है तो बदल दो चीजें। यानी अगर एक 2x + 3y - 8 = 0 है, c से कोई मतलब है नहीं, बस ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। x को y में ला दो, y को x में ला दो, यानी कि दूसरा अभीष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, जो चीज हमें चाहिए उसके लिए अभीष्ट लिख देते हैं। 3x + 2y - 8 = 0। कुछ भी रखो, -8 रखोगे तो भी चलेगा, कुछ दूसरी वैल्यू रखोगे तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर तुम 9 कर लो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चीजें यहाँ से प्रतिच्छेद करें तो सिर्फ यहाँ से चीजें देखनी होती हैं हमको कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, c1 से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक। तो ये चीजें देखो, अब ऐसे कैसे, यहाँ पर a1/a2 2/3 आएगा, यहाँ निकालोगे 3/2 हो जाएगा, यानी कि a1 और a2 बराबर नहीं, तो ये समीकरण सेटिस्फाई करेगा। दूसरा भी तुम कर सकते हो, यहाँ 5 कर लेते, यहाँ पर कुछ दूसरी वैल्यू कर लेते, या यहाँ पर भी 5 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती, बशर्ते a1-a2 का रेशियो b1-b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। यही सिर्फ समीकरण नहीं, समीकरण दूसरा भी इसके से बहुत सारे समीकरण बन जाएंगे, ठीक। मैंने तो एक एग्जाम्पल में दे दिया। आप समांतर करने के लिए देखो 2x + 3y - 8 = 0, ये समांतर का मतलब ये क्या होता है, ये चीजें, यानी कि ये दो तो बराबर है लेकिन c बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दोनों, अब इस समीकरण, यानी कि ये दोनों तो बराबर आ जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस समीकरण a1/a2 क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 समांतर के लिए इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि c की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो बराबर नहीं होनी चाहिए, बाकी ये दो वैल्यू बराबर तो चलेगी। तो इसको ऐसे ही तुम लिख लो 2x + 3y, ये भी ऐसे है, और यहाँ पर तुम लिख लो -6 लिख लो, बराबर 0 हो गया। देखो अब ये a1/a2 निकालोगे, यहाँ से भी 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा, यानी कि a1a2 b1b2 तो बराबर हो गए, लेकिन c1c2 बराबर नहीं हो। यहाँ पर कितना -8/6 आएगा, -8/6 मतलब होगा तो 4/3,
2 चौको 8, 2 तिया 6, 3 तो भी इसके बराबर नहीं आएगा, यानी कि ये तुम्हारा समीकरण हो जाएगा। ठीक, ऐसे कई हो जाए, जरूरी नहीं कि ये और सारे बन जाए। दूसरा अगर निकालो इसी तरह का तो -2x जैसे ये है ना, अब इसे 2x + 3y माइनस का तुम यहाँ पर 9 कर लो, ये भी समीकरण इसी कंडीशन को फॉलो करेगा। तो कुछ भी इसके अंदर तुम लिख सकते हो। संपाती मतलब होता है तीनों को तीनों बराबर होनी चाहिए, तो इसमें सिर्फ एक संख्या से 2 से गुणा करते चले जाओ तुम। संपाती में क्या होता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये होता है संपाती का होता है। तो इसमें क्या है 2x + 3y - 8 = 0, संपाती चाहिए ना, 2 का गुणा करते चले जाओ, यानी कि 4x + 6y - 16, ये भी हो जाएगा। देखो निकालो इन दोनों को, कैसे निकाला, चाहे हमने 2 को गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया 2 गुणा कर दिया, यहाँ 2 का, जो सब में 2 का गुणा करे तो वो चीज़ कॉमन होती कट जाती है। 3 का गुणा करके लिखते हैं, ऐसे भी बना सकते हो। देखो एक तो तुम्हारा आंसर आ गया ये, या 3 का गुणा करते हैं 6x + 9y - 24 = 0, ये भी इसी को फॉलो करेगा, ये बन जाएगा। तो ऐसी कई तुम समीकरण बना सकते हो, बहुत सारे। 4 का गुणा करके बना लो, 8 का गुणा करके बना लो, या तो 2 का भाग दे के बना लो, 3 का भाग दे के बना लो, यानी a1 a2 b1 b2 इनके सारे के सारे रेशियो बराबर आना चाहिए। तो एक ही संख्या से गुणा करो, एक ही संख्या से भाग दो, वैल्यू सेम रहती है। ठीक, तो ये तुम्हारे थे क्वेश्चन इतने जो एक्सरसाइज में तुम्हारे। अब इसमें सिर्फ ग्राफ वाले बचे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें ग्राफ का पेपर लाऊंगा, उसमें पेपर पे डिटेल से बता दूंगा। फिलहाल अभी तक यहीं तक, ग्राफ में कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो अगर तुम्हें ग्राफ में लाइन खींचना आता हो तो मैं ऐसे ही बता दूंगा किस तरह से निकाला जाता है, नहीं आता तो मैं अपनी तरफ से ग्राफ पेपर लाऊंगा, उस पर तुम लोगों को बता दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो आज की वीडियो यहीं तक रहती। आप लोगों से तो यही है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो तुम शेयर करो, लाइक करो, कोई बात नहीं, कमेंट जरूर करना, बाकी तुम्हारी मर्जी है।